हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के इंटरव्यू में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है तो इस साल कोल इंडिया इंटरव्यू यानी 2020 में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम मयंक ठाकुर है और मैं आज आप लोगों के सामने ये 7 सवाल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन सवालों में जो प्रमुख हैं वो हैं कि टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं, कोल इंडिया का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को कौन खरीदता है, कौन उसका यूज़ करता है, कोल इंडिया का जो डिलीवरी देने का तरीका है वो कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, कौन उसका ट्रांसपोर्ट पार्टनर है, कोल इंडिया से जो निकलने वाले कोयला है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, कोकिंग कोल नॉन कोकिंग कोल क्या होता है, और जो विश्व में बहुत सारे देश जो कोल का प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें सबसे प्रमुख देश कौन है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और इंडिया का नंबर उस रैंकिंग में कहाँ आता है। और सबसे लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे कोल इंडिया लिमिटेड में यूज़ होने वाले जो मशीन्स हैं उनके बारे में। पिछले साल 2017 में जब इसकी लास्ट ईयर इंटरव्यू हुई थी तो बहुत सारे लोगों से पूछा गया था कि जो माइंस में यूज़ होने वाले मशीन्स होते हैं उनका कुछ नाम बता दीजिए। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला सवाल है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कोल हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोल का डिस्कशन में हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है कि हम कार्बन परसेंटेज की बेसिस पे कोल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो कार्बन परसेंटेज की बेसिस पे कोल की जो मेन टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप के कोल हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंथ्रेसाइट कोल, और एंथ्रेसाइट कोल में कार्बन की परसेंटेज जो होती है दैट इज योर 86 से लेके 92% तक आपका कार्बन हो सकता है। एंथ्रेसाइट का जो कोल है वो हार्ड कोल होता है और उसकी जो सरफेस होती है बहुत ही शाइनी सरफेस होता है। तो एंथ्रेसाइट कोल हार्ड ब्लैक और शाइनी सरफेस के साथ होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेस्ट जो सबसे उच्च कोटि की कोल अगर आप बोलोगे तो दैट कंटेन्स लेस वोलेटाइल मटेरियल एंड मोर कार्बन कंटेंट, दैट इज योर एंथ्रेसाइट कोल। नाउ द सेकंड वन इज योर ब्यूटिमिनस कोल। ब्यूटिमिनस कोल में क्या होता है कि हमारा जो कार्बन की परसेंटेज होती है दैट इज 76 से लेके 86% तक हो सकती है। और इंडिया में ब्यूटिमिनस कोल बहुत सारा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। जो इंडिया में ब्यूटिमिनस कोल है वो कहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इन जगहों पे हमारा कोल का प्रोडक्शन होता है जो कि ब्यूटिमिनस कोल हम लोग वहाँ से निकालते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा कैटेगरी है कोल का दैट इज योर सब ब्यूटिमिनस कोल एंड दैट इज द कार्बन परसेंटेज इन दिस इज 70 to 76% ऑफ कार्बन यहाँ पे होता है और वोलेटाइल कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये वोलेटाइल कंटेंट क्या होता है, कार्बन के अलावा जो कंटेंट्स होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते होंगे, दैट दे आर ऑल कॉल्ड वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ कोल। नाउ इसके बाद जो हमारा कोल का नंबर आता है दैट इज योर लिग्नाइट कोल। सो लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं क्योंकि ये देखने में ब्राउन कलर का होता है और इसकी जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो काफ़ी कम होती है एंड दैट इज लाइक अबाउट 65 से लेके 70% तक लिग्नाइट कोल की कार्बन की परसेंटेज हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल क्या होती है। तो देखो कोयला जो है ना, कोयले में अगर एस का कंटेंट कम है मतलब उसमें वोलेटाइल मटेरियल या एस का कंटेंट मतलब राख उसका कंटेंट कम है तो वैसे मटेरियल को हम लोग कोक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये कोक क्या होता है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोयले को लेते हैं और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे एयर नहीं रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको हीट कर देते हैं। कितनी टेम्परेचर तक, तो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्योंकि हमारा एब्सेंस एयर मौजूद नहीं रहता यानी कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता, इस वजह से हमारा कोयला जलेगा नहीं क्योंकि हमारा फ्लेम प्रोड्यूस या हमारा कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एट अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि कोयले में सिर्फ कार्बन कंटेंट बच जाता है और जितने भी अदर वोलेटाइल मटेरियल का मतलब होता है कि जो जल्दी से इवापोरेट हो जाए, ऐसे मटेरियल ऊपर उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब
अगर वोलेटाइल मटेरियल बचा नहीं, वो वहां से हट गया क्योंकि हीटिंग की वजह से, तो हमारे पास सिर्फ एक पोरस सॉलिड बन के बच जाता है हमारे पास, और उस पोरस सॉलिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। और इस टाइप के जो कोक बनाने के लिए इस्तेमाल में होने वाला कोयला है, हर कोयले से कोक बनाना फिजिबल नहीं है, या हम यूं कहें कि एफिशिएंट नहीं है। तो जो कोयले से हम लोग कोक बना सकते हैं इजीली, उस कोयले को हम लोग कोकिंग कोल बोला जाता है। भाई ये कोक को बनाते क्यों हैं? तो देखो, कोक को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी स्टील इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर उसमें एस की कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, या वोलेटाइल मटेरियल अगर, मतलब हम लोगों को उसमें कार्बन की ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों को रिड्यूस कराना है उसको, उसके जो ऑक्साइड्स हैं आयरन ओर में जो प्रेजेंट ऑक्साइड्स है उसको रिमूव करना है ब्लास्ट फर्नेस में, तो हमें ऊपर से कार्बन डालना पड़ेगा। अब कार्बन या तो हम प्योर फॉर्म में डालें तो अच्छा है, तो प्योर फॉर्म में कार्बन हम लोग को कोक में मिल सकता है क्योंकि कोक में वोलेटाइल मटेरियल नहीं होती है। तो इस वजह से हम लोग कोक का इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में खूब सारा करते हैं। और कोक का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है हीट, वो भी कोयला से बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग कोक का इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे भी हम लोग को हाई कैलोरीफिक वैल्यू की ज़रूरत पड़े ना। इसके अलावा नॉन कुकिंग कोल क्या होते हैं? तो नॉन कुकिंग कोल ऐसे कोल होते हैं जिनमें एस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उससे राख बहुत ज़्यादा निकलती है। तो हम उसको कोक में ना कन्वर्ट करके हम डायरेक्टली उसको पावर प्लांट के, जहाँ पे भी पावर प्लांट में स्टीम बनाने के काम में हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से इस टाइप की कोल को हम लोग स्टीम कोल या पावर प्लांट कोल भी कहते हैं। इंडिया में पावर प्लांट कोल और स्टीम कोल या स्टीम कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और एनटीपीसी में इसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दैट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेजर व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाउ डू यू मेजर इट। तो भाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, और कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, और कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने में के बाद हमें कितनी किलो जूल ऑफ एनर्जी मिली, या कितनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन, हाउ मच हीट एनर्जी इज ऑब्टेन बाय बर्निंग 1 केजी ऑफ फ्यूल। तो अगर ये जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। इसका जो यूनिट होता है वो किलो कैलोरी पर केजी में आप लिख सकते हैं। तो हम लोग कोयले की अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो जो कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड करता है, और जनरली इसका 4000 से लेके जो सब ब्यूटेमिनस और लिग्नाइट का आपका कैलोरीफिक वैल्यू 3500 किलो कैलोरी पर केजी हो सकता है, और आपका सब ब्यूटेमिनस का 4000 किलो कैलोरी पर केजी हो सकता है। एंथ्रेसाइट कोल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, अराउंड 7500 किलो कैलोरी पर केजी तक आपका एंथ्रेसाइट कोल का कैलोरीफिक वैल्यू जा सकता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर में मेजर किया जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसमें हम लोग डिटेल में बात नहीं करूंगा, बस इतना जान जाइए कि मेजरमेंट इसका बॉम्ब कैलोरीमीटर में होता है। जो लोग मैकेनिकल वाले हैं वो ये बात जान रहे होंगे कि वो कैसे करते हैं, बट बाकी जो ब्रांचेस के लोग हैं उनको ये जानने की जरूरत नहीं है। बट इतना जान जाओ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज होता है कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज योर हु इज द कस्टमर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। मतलब कोल इंडिया में जो कोल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको खरीदता कौन है भाई, वो कहाँ जाता है कोल। तो कस्टमर बहुत सारे हैं कोल इंडिया के, उसमें से प्रमुख जो है वह है पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट इंडस्ट्री में जैसे कि आपने एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन एक मेजर कस्टमर है कोल इंडिया लिमिटेड का। इसके अलावा आपका सीमेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, डिफेंस में, रेलवे में, किसी केमिकल प्लांट में, और बहुत सारा इंजीनियरिंग ऑफ रोलिंग मिल्स में, बहुत सारे ऐसे जो भी केमिकल्स के अलग अलग फैक्ट्रीज हैं उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली स्टील मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपको कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ भी, तो ये सारे के सारे जितने भी कंपनीज रिलेटेड हैं, तो कंपनी कौन कौन सी हो गई, एनटीपीसी, सेल बोल सकते हो आप, और फिर रेलवेज, डिफेंस, फर्टिलाइजर्स, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आप बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या क्या है, हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के हमारे कस्टमर्स हैं। और बहुत सारा कोल हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो भी हमारे कस्टमर
के श्रेणी में आ सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कोल है वो साइट से, अगर माइनिंग साइट से हमारा कोल मिल गया सपोज, और मिलने के बाद वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, तो कैसे जाता है, तो रेलवे कोल इंडिया का ट्रांसपोर्ट पार्टनर है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कोल इंडिया को जो साइट है जहाँ से माइनिंग हो रही है, माइनिंग साइट से उठा के और उसको दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का ट्रांसपोर्ट पार्टनर कौन है, इंडियन रेलवेज, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कोयला का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती हैं और उसमें इंडिया का नंबर 1 कौन है। तो भाई चाइना का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है पूरे देश में, चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद आपका यूएसए आता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, चाइना, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन की अगर आप बेसिस पे बात करो तो इंडिया का स्थान दूसरे नंबर पे आता है कोल का प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक बात और ध्यान रखना, कोल इंडिया लिमिटेड अकेली ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है पूरे विश्व में। कोल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है जो अकेले सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, क्योंकि चाइना में ठीक है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनियां मिलके प्रोडक्शन करती है, बट इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड ही आपका कोल का प्रोडक्शन करती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट आर द मशीन यूज्ड इन माइनिंग, तो माइनिंग के दौरान कौन कौन से मशीन्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो मशीन होता है वो होता है माइनिंग ड्रिल सॉरी। सो माइनिंग ड्रिलिंग मशीन जो होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग को अंडरग्राउंड माइनिंग करनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं, हम पहले होल कर देते हैं ग्राउंड में और उसके बाद जाके वहां से कोयला का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जरूरत है कि मशीन कैसा कैसा होता होगा, फोटो आपको दिख ही रहा है, इस टाइप सा मशीन होता है और इसकी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स के बारे में नहीं जाननी है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि मशीन्स कौन कौन से होते हैं माइनिंग में यूज होने वाले, तो आप बोल सकते हो कि ड्रिलिंग माइनिंग मशीन आपने यू बोलना है। दूसरा जो मशीन होता है दैट इज योर ब्लास्टिंग टूल्स। आपने मूवीज में, फिल्मों में देखा होगा कि कोयले के साइड पे ब्लास्ट किया जाता है डायनामाइट से या टीएनटी लगा के, तो वो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। तो हमारे पास वो भी जो टूल्स होंगे उनको जो ब्लास्ट करने में सहयोग करेंगे उन टूल्स को हम लोग हेल्प लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें अर्थ मूवर्स चाहिए होंगे। अर्थ मूवर्स का मतलब होता है कि जो कोयले को उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाए, फॉर एग्जांपल ट्रक या हाईवा ट्रक, या आप बोल सकते हो कि जो क्रेन में लगा होने वाला जो बड़े बड़े व्हीकल, बड़े बड़े हेवी अर्थ मूवर्स की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो आपको अर्थ मूवर्स चाहिए होंगे, बहुत बड़े बड़े अर्थ मूवर्स हैं। आप यहाँ पे 2-3 फोटो आप देख रहे हो, कितने बड़े बड़े और विशालकाय अर्थ मूवर्स हमारे कोल इंडिया लिमिटेड या माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और इसके बाद क्रशिंग इक्विपमेंट्स को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जब ब्लास्ट हो जाता है या जब आपका कोयला वहाँ से निकलता है माइन से तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको क्रश करके छोटा बनाते हैं ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके। तो ट्रांसपोर्ट करना इजी कब रहेगा, जब हमारे पीसेस छोटे होंगे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा जो अर्थ मूवर्स हैं उसमें एक और मशीन होता है दैट इज योर एक्सकेवेटर्स। एक्सकेवेटर्स का काम क्या होता है, बहुत सारा सामान या तो कोयला हो नहीं तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो, मान लो कि कोल माइंस को स्टार्टिंग से मतलब हम लोगों को खुदाई करनी है, तो ऊपर से तो ऐसा कोयला दिखेगा नहीं, ऊपर से आपका रॉक रहेगा या आपका जंगल रहेंगे या आपके सॉइल रहेगा, तो उन सबको हटाना है वहाँ से। तो हटाने के लिए एक्सकेवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सकेवेटर्स में बेसिकली ये फोटो आप देख रहे हो, ये इस टाइप से बहुत तेजी में काम करता है। बेसिकली आपको मैनमेड तरीका से, अगर ये मैनुअली अगर आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सकेवेटर से काम बहुत तुरंत कर देता है। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को जानने चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड के इंटरव्यू में ये लोग पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।